अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पहले इसकी डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक कौन से होते हैं। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होती है तो उसको हीट एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। अगर वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको हम बोलेंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हीट रिलीज हो रही है उस रिएक्शन में तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है बाहर जा रही है तो सराउंडिंग इसका हीट अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट ले लेगा तो बाहर सराउंडिंग कूल डाउन हो जाएगी। तो a physical or chemical change is almost always accompanied with either absorption or evolution of heat. Heat which is evolved or absorbed during a chemical reaction is called heat of the reaction. केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जीज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंड वाइल दोज इन विच हीट एनर्जीज अब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही बात की गई है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें हीट चली जाएगी सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से हमारा सराउंडिंग हॉट हो जाएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगी और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आ रही है, इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 571.6 किलो जॉल हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, हमने तो हीट का यूनिट पढ़ा था जॉल, लेकिन किलो जॉल का मतलब एक बिगर यूनिट है। किलो जॉल भी इसको कह सकते हैं, वैसे उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जॉल ही है। अब यहाँ पे देखिए 571.6 किलो जॉल्स हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इफ एनर्जी इवॉल्व इज शोन सेपरेटली इट इज एक्सप्रेस एज डेल्टा एच विल बी -571.6 किलो जॉल। अब ये डेल्टा एच क्या था, चेंज इन इंथैल्पी, और माइनस क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, तो डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन विल बी -571.6 kilojoules. The same amount of energy will be absorbed when the reaction will move in the backward direction. अगर यही रिएक्शन को बैकवर्ड करना हो, बैकवर्ड करने का क्या मतलब है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और उसको ब्रेकअप करना हो, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वाटर विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। कार्बन और ऑक्सीजन बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे जो एनर्जी कंटेंट कितना बताया गया है, 393.5 किलो जॉल्स। इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और तो इसके लिए हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, और when this reaction is carried out in the reverse direction the same amount of energy is absorbed। अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में कर दें, पहले कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आपने रिवर्स करना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज करना हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो तब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, तब उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। और इंथैल्पी चेंज इसकी रिएक्शन की कितनी होगी, -393.5 किलो जॉल। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो तब ये इंथैल्पी माइनस में आएगी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बोथ दिस रिएक्शन मेंशन अबव आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, आपने करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और उसके लिए आप इंथैल्पी चेंज को माइनस के साथ शो करते हैं। अगली जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की दी गई हैं। एंडोथर्मिक में देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं, और इसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 53.08 है। यहाँ पे प्लस आना चाहिए क्योंकि एंडोथर्मिक में उसको पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर द रिएक्शन विल बी +53.08। यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखा तो ऑटोमेटिकली हमें पता है ये प्लस ही होगा। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद सॉलिड आयोडीन only at a high temperature and 53.08 kilojoules of heat energy is absorbed। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह अगली एग्जांपल दी गई है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं, इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड। अब यहाँ पे ये जो बात की गई ना, लाइटनिंग इन द क्लाउड,
जब बारिश होती है, बिजली की गर्ज चमक पैदा होती है, तो उस वक्त आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाइटनिंग ऑफ क्लाउड में क्या फॉर्मेशन हो रही होती है। तो उस वक्त एक्चुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं ये चीज़। यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन को याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्लस होगी 180.6 किलो जॉल्स ऑफ हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और उसमें कितनी कितनी हीट है। तो ये आपने इनकी वैल्यूज भी याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक क्या है और इनकी वैल्यूज क्या है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज यूज्ड इन द सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स। दिस पैक कंटेन रिएक्टेंट that undergone an exothermic or an endothermic reaction providing high or low temperature। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो वो सेल्फ हीटिंग हो जाती है या फिर उसकी सेल्फ कूलिंग हो जाती है। तो इसी की वजह से वो पैक्स में ही से हमें अपना हाई या लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप जो ये पैराग्राफ की बात की गई है, एक्चुअली ये आपको एप्लीकेशंस बताए गए हैं हीट एनर्जी के डेली लाइफ में आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। Our present day living condition depend heavily on the availability of energy in its various form। जारी बात है, हम एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर यही एनर्जी ना हो तो हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस ही ना हो। Exothermic chemical reaction are extensively used to fulfill this requirement। In such reaction chemical energy is converted into heat energy। तो बात क्या की गई है, जो जितने भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न फ्यूल्स लाइक गैस, ऑयल एंड कोल to cook food and for other heating purpose in our homes and industry, during this burning process called combustion। कोई भी बर्निंग जलने का अमल है उसको कंबस्टन बोल रहे हैं। सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ द हीट। तो जितने भी ये फ्यूल्स हैं जैसे ऑयल, गैस, कोल, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो हीट देते हैं, और यही हीट जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कंबस्टन की डेफिनेशन भी देख लें, वो एक्चुअली क्या है। ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबस्टन, सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। तो एक्चुअली ये कंबस्टन की डेफिनेशन भी बताई गई है। कंबस्टन क्या है, जलने का अमल। फिर अगले जो एप्लीकेशन बताया गया है, जैसे फूड सच एज द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स। During metabolism, the chemical energy present in this food is converted to heat to keep us warm। जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। आपको देखें, अगर आपको भूख फील हो रही हो तो आप कहते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हुआ है, तो उस वक्त एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं, आप खाना खाएंगे, यही फैट्स या कार्बोहाइड्रेट जब आपकी बॉडी में जाएंगे, मेटाबॉलिज्म होगी और आपकी बॉडी को इससे एनर्जी मिलेगी। A large portion of electricity is produced at the power station by burning fuels such as natural gas, oil and coal। The heat which come out from these combustion is used to produce steam at high pressure। अब पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी फ्यूल्स हैं उनको जलाया जाता है, उनसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी क्या करती है, वो दिस हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइंस एंड विच इज टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो स्टीम प्रोड्यूस करेगी, उस स्टीम से टर्बाइंस को चलाया जाएगा, वो टर्बाइंस आगे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी। फिर अगली जो एग्जांपल है उसका एप्लीकेशन दिया गया है, ड्राइविंग अ व्हीकल। इट इज़ द कंबस्टन ऑफ द पेट्रोल और डीजल। आपको पता है गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल चलता है, तो वो चलती हैं। पेट्रोल डीजल क्या है, वो फ्यूल है डेट गिव ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव इट फॉरवर्ड। फिर एक और एग्जांपल है, द अदर एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीपल सेम टू एंजॉय द मोस्ट इन दैट ऑफ द फायरवर्क्स। ये जो फायरवर्क्स, जैसे कोई भी खुशी का मौका हो तो ये फायर्स जो चलाई जाती हैं, ये एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ द कंबस्टन रिएक्शन दैट यील्ड द हीट, लाइट एंड साउंड। तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी और साउंड भी। डिफरेंट मेटल साल्ट्स अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न। अब यहाँ पे बता दिया गया कि मेटल साल्ट्स हैं, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब ये वही बात होगी कि केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी के अलावा हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, साउंड भी मिलती है, डिफरेंट कलर्स भी मिलते हैं, तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जी मिनी एक्सरसाइज देखें। वाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोड्यूस वायलेंटली। अब इन्होंने कहा है कि अगर सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो रिएक्शन वायलेंटली मतलब एक शिद्दत के साथ होता है। इसकी रीज़न क्या है?
अब सोडियम मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। और दूसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा साउंड लाइक प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन थोड़ी कह दें कि हल्का सा बबल धमाके के साथ बबल आउट होगी। तो अब अगर आप इसका जो है वो रिएक्शन देखें तो इसमें सोडियम रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जी मैंने इसकी केमिकल इक्वेशन बता दी है। सोडियम ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये इट प्रोड्यूस वायलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। आइस है, अगर आप देखें वो कहीं भी रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। आइस तभी मेल्ट होगी जब वो अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो ये एंडोथर्मिक चेंज होगा। तो आप इसको बताएंगे मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक चेंज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है? यस इट कैन बी रिवर्स्ड। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज किया जाए तो वो उस वक्त हीट एब्जॉर्ब करेगी और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स करने के लिए उस वक्त उनको हीट एब्जॉर्ब करनी होगी। जी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसमें अब उन्होंने आपको ये बताया है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। आपने यहाँ पे एक्चुअली उसकी हीट मेजर करनी है, हीट कंटेंट देखना है कि किसी भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जाम्पल दे के समझाया गया है, ए केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी या फिर बॉन्ड बनेगा। In the following reaction, the chemical bond between the atoms present in the molecule of hydrogen and oxygen first break to give their atom। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। यहाँ पे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी गई है। टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले तो जब यहाँ पे रिएक्ट करना है तो उन्होंने कहा है कि इस हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के अपने जो एटम्स हैं इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने कहा है, अब यहाँ पे इन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम दिखाए गए हैं। टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे एक्चुअली अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम। दे रिएक्ट एंड दे प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दीज एटम ऑफ हाइड्रोजन देन फॉर्म बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस वाटर। इसी इक्वेशन को उन्होंने एलेबोरेट करके लिख दिया है। ये हमारी केमिकल इक्वेशन थी जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में शो किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने एटम शो किए गए हैं। 4 हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड दे प्रोड्यूस 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिल। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे थे इसलिए उन्होंने ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना दिए हैं। इसको एटॉमिक फॉर्म में या एटम्स की फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि अब हमने इसकी हीट कंटेंट्स मेजर करने हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एनर्जी। ये पहले भी हमने पढ़ा था, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। वाइल मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवॉल्व एनर्जी। लेकिन जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो वो एनर्जी इवॉल्व करेगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन दिस रिएक्शन वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, that is hydrogen, hence less energy is absorbed। यहाँ पे हमने ऊपर जो रिएक्शन देखा था उसमें ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब था ये हाइड्रोजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। ये एक वीकर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह देखें ऑक्सीजन के केस में, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं।
अब यहाँ पे इसके दरमियान ये बनने वाला ये जो बॉन्ड है, इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. While the bond which are formed in water molecule are stronger, then thus greater energy is evolved. यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है. इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. अब यहाँ पे बनता है वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बनने वाला ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड के बनने के दरमियान एनर्जी रिलीज होगी. अच्छा, अब यहाँ भी इन्होंने एनर्जी की कैलकुलेशन करके बताई है कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एब्जॉर्ब होगी. जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 435 किलो जॉल्स पर मोल है, या इसको एंथैल्पी चेंज भी बोल सकते हैं. इसकी डेल्टा एच जो है वो प्लस 435 किलो जॉल्स पर मोल है. इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो 498 किलो जॉल्स पर मोल एब्जॉर्ब होगी. लेकिन जब यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक OH बॉन्ड बनने की एनर्जी जो है वो -484 है. -484 है. इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक है. अब यहां से आप किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी चेंज मेजर कर सकते हैं. देखें अब कैसे मेजर करना है. आप यहाँ पे देखें, रिएक्शन में हमने कहा था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के एक बॉन्ड की एनर्जी, यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन के एक बॉन्ड की एनर्जी HH, ये वाली एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 435 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं. एक की एनर्जी 435 है तो 2 की क्या होगा, 435 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 870 किलो जॉल्स एनर्जी होगी. इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो 498 किलो जॉल्स पर मोल थी. तो ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन थे. तो इन दोनों में टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 870 प्लस 498 करेंगे तो हमारे पास जो इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो आ जाएगी 1368 किलो जॉल्स. ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी है. अब आगे आते हैं हम. It means 1368 kilojoule energy is absorbed when the 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen break their bond to convert themselves into atoms. पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब ब्रेकअप होके एटम्स बनाएंगे तो टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. अच्छा, अब रिएक्शन में हमने बात की थी क्योंकि वाटर बन रहा है, वाटर के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स हैं. अब 2 मॉलिक्यूल्स में देखें, यहाँ पे अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखें, ऑक्सीजन के एक के साथ ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल, और इसी तरह ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. यहाँ पे हमें जो एनर्जी दी गई थी ये वाले एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की, इस बॉन्ड की एनर्जी दी गई थी. एक बॉन्ड की जो एनर्जी है वो -484 है, -484 है. अब ये एक बॉन्ड की एनर्जी दी गई है तो ये 2 मॉलिक्यूल में एक्चुअली ये टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4. तो -484 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस रिएक्शन में 1936 आ जाएगी. यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लें. -484 मल्टीप्लाई 4 करें, 4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बने हैं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक बॉन्ड की एनर्जी थी 484, तो यहाँ पे इस तरह के एक्चुअली 4 बॉन्ड है, इस वजह से इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी 1936 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होगी. अब हमने इधर से मेजर करना है कि टोटल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या है. टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी इसमें से रिलीज हुई है. तो यहाँ पे देखें ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की. हेंस द ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व इन दिस रिएक्शन विल बी -1936, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई और कितनी एब्जॉर्ब हुई. तो इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ जाएगी -568 किलो जॉल्स फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर. तो वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है -568 किलो जॉल्स मोल, तो यही इसकी इंथैल्पी चेंज है और ये हमने मेजर कर ली. यही बात हमने
जब इंथैल्पी का टॉपिक पढ़ा था उसमें ये डिस्कशन की थी कि चेंज इन इंथैल्पी को हम मेजर कर सकते हैं। चेंज इन इंथैल्पी क्या था कि कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कितनी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आपको ये सारा कुछ समझा भी दिया है। अब यहाँ पे आगे जो बात की थैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर, यहाँ पे हमने 2 मोल्स की बात की है। 2 मोल्स के लिए ये एनर्जी कितनी है -568। अगर इंथैल्पी आपने 1 मोल के लिए करनी हो तो क्या करेंगे, उसको 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 1 मोल की इंथैल्पी -284 किलो जॉल्स पर मोल आ जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट वैल्यू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर इज -284.3 किलो जॉल्स विच इज क्वाइट क्लोज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेशन से की है, लेकिन अगर जो है वो एक्चुअली जो पहले एनर्जी कैलकुलेट की गई थी वो -284.3 किलो जॉल्स थी। तो देखें हमारी कैलकुलेशंस और जो एक्सपेरिमेंट से की गई है वो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज हैं। जी आगे आपको एक सैंपल प्रॉब्लम दिया गया है। जी सैंपल देखें, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं आयोडीन के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड 436 151 -299। अब यहाँ पे देखें पहले हाइड्रोजन लिखा है तो इसका मतलब है पहले ये हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी है, आयोडीन की ये है और हाइड्रोजन आयोडाइड की ये है रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि जो चीज़ पहले लिखी गई है उसकी एनर्जी पहले डिस्कस की गई है। अब यहाँ पे आपको एनर्जीज दे दी गई हैं और आपने इसकी इंथैल्पी चेंज मेजर करनी है। सबसे पहले देखें हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे जो दी गई है आपको एच बॉन्ड वो है 436 किलो जॉल्स पर मोल। और आयोडीन की, आयोडीन मतलब आयोडीन और आयोडीन एटम्स के दरमियान जो एनर्जी वो है 151 किलो जॉल्स पर मोल। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की एनर्जी यहाँ पे आपको जो दी गई है, हाइड्रोजन और आयोडीन ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आपको दी गई है -299 किलो जॉल्स पर मोल। अब आप अपनी इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में यहाँ पे इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करनी है कि इसकी एनर्जी जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इट विल बी 598 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी, किलो जॉल्स पर मोल। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू दी गई है तो यहाँ इसकी वैल्यू माइनस में होगी, -598 किलो जॉल्स पर मोल ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई है वो आप देखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई है, इन दोनों को आप एड अप कर देंगे, 436 प्लस 151, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी है, वो आ रही है 587 किलो जॉल्स पर मोल। इंथैल्पी कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा एच विल बी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और हीट एनर्जी रिलीज हमारे पास कितनी आ रही है -598 और एब्जॉर्ब आ रही है +587। तो ये कैलकुलेशन करें तो -11 किलो जॉल्स, -11 किलो जॉल्स पर मोल इसका इंथैल्पी चेंज होगा। डेल्टा एच की वैल्यू इसकी आ जाएगी -11 किलो जॉल्स पर मोल। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन में इसका इंथैल्पी चेंज मेजर कर सकते हैं। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर के लिए इंथैल्पी चेंज मेजर करना है। एक तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए 568 थी तो 1 मोल के लिए उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, वो -284 किलो जॉल्स पर मोल आएगी। लेकिन अगर इक्वेशन लिख के इसकी कैलकुलेशन करनी है तो वो भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि उन्होंने 1 मोल ऑफ वाटर कहा है, अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन तो 2 एटम है, इसके भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन के 2 हैं और ये 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ हम हाफ लगा देंगे तो तब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और इसका मतलब है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी हमने पढ़ी थी 435 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी हमने पढ़ी थी 498। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्योंकि ऑक्सीजन का हाफ मोल है तो इसलिए आप 498 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 498 डिवाइडेड बाय
2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 249 किलो जूल्स पर मोल। ये हमारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कौन सी एब्जॉर्ब होगी, एक ये 435 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 435 प्लस 249, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारी एनर्जी टोटल इसमें एब्जॉर्ब हुई है वो आ जाएगी 684 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हुई है। और वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई थी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, उसकी एनर्जी देखें, एक OH बॉन्ड की जो एनर्जी है, 1 OH बॉन्ड की एनर्जी 484 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में देखें तो ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 484 मल्टीप्लाई 2, तो ये एनर्जी हमारी आ जाएगी 968 किलो जूल्स पर मोल। ये हीट एनर्जी रिलीज हुई है। और इंथैल्पी चेंज आप कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा H विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी रिलीज, वो कितनी हुई है -968, और एब्जॉर्ब कितनी हुई है +684। तो इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -284 किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके भी हमने देख लिया है, ये वही वैल्यू है जो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करके बताएगी थी। 2 मोल्स के लिए 568 थी, लेकिन 1 मोल के लिए -284। तो इसका मतलब हुआ ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आपने 1 मोल के लिए भी इसकी एनर्जी या इसका इंथैल्पी चेंज मेजर कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।